इवनिंग दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं तो सरकार की तरफ से दिल्ली में पटाखे फोड़ना बंद है, लेकिन शोर की आदत है लोगों को, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पटाखा फोड़ दूं। पटाखा है ओशो जगत में जो कुछ हलचल हो रही है उसको। यूं तो किसी भी परिवार में जब कोई लड़ाई झगड़ा या कोई विवाद उठता है तो वो कमरे में बैठ के उसको सुलझाते हैं और सबके सामने अपने चेहरे अच्छे अच्छे दिखा के आते हैं। लेकिन मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं समाज को गलत संदेश है कि घर में लड़ना और दूसरों को अच्छे चेहरे दिखाना। मेरा मानना है अगर लड़ाई है तो वो लोगों को पता लगनी चाहिए, और यदि प्रेम है तो वो भी लोगों को पता लगना चाहिए, और वो भी वैसा ही जैसा कि होता है। उसके बाद लोगों को चुनाव कर देना चाहिए कि ये विचार किस तरीके का है और कैसे क्या। सच बात तो ये है कि ओशो का विचार किसी से छुपा नहीं है। पिछले 100 सालों में हमने इतना कोई भी क्रांतिकारी व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं देखा जितना कि ओशो थे। बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं कि मैं इस समय जहां पे हूं, मैं जहां बैठा हूं उसके पास में थोड़ी दूर पे सड़क है और वहां से बहुत शोर शराबा आने वाला है, तो आप लोगों को अगर आए तो इसकी आदत डालें। ये जैसा है नेचुरली मैंने वैसा बताया है। तो अभी 4-5 दिन पहले से एक खबर बहुत चर्चा में आई। ओशो पूना इंटरनेशनल की तरफ से, पूना कम्यून जो हमारा है उसको कम्यून कहना अब कम्यून में रहने वालों को और चलाने वालों को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं इसको मेडिटेशनल रिजॉर्ट्स कहिए। ये कम्यून नहीं है। कभी कोई ये आश्रम हुआ करता था, अब ये रिजॉर्ट्स हो गया। कुछ लोग इसको लेके कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ओशो ऐसे ही चाहते थे, कुछ नया होना चाहिए। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। जरा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि ऐसा पूना क्यों कहता है और करता है और सब चीजें क्या है। ओशो जब अमेरिका में थे, अमेरिका में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़े एक कम्यून का निर्माण किया था जो 64,000 एकड़ में फैला हुआ था, जहां पे हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे और प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहे थे। एक सैलाब था, एक लाल क्रांति का सैलाब उठ रहा था जो पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लेने वाला था। तभी वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिकन सरकार को ये बातें पसंद नहीं आई और ओशो का विरोध शुरू हुआ। उसी वक्त ओशो कम्यून में कुछ ऐसा हो रहा था जो कि थोड़ा सा विवादित था, और उसी वक्त ओशो का एक स्टेटमेंट आया कि डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस। डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस। अंग्रेजी में थोड़ी अच्छी नहीं है तो जैसे बोल पाता हूं वैसे बोल रहा हूं। तो जब ये ओशो का आया उसके बाद व्हाइट हाउस से और ओशो की ठन गई। ओशो ने पूरे तरीके से ईसाईयत की धज्जियां उड़ाई। ओशो ने पूरे तरीके से कंडम किया अमेरिकन सरकार और उनकी पॉलिसीज को, और वहां से वो चीजें शुरू हुई जो कारण बनती हैं कि अभी पूना कम्यून की तरफ से ओशो शब्द को ट्रेडमार्क बना लिया गया है। अब ये शब्द कोई भी आदमी अपनी पत्रिका में, अपने आश्रम में, अपने ध्यान केंद्र में या मैं ओशो कुंभ में यूज नहीं कर सकता। इस तरीके की एक उनकी अब पूरी तैयारी हो गई। इसका परिणाम ये होने वाला है, आने वाले समय में ओशो के शब्द मात्र से जितने वीडियो पड़े हैं, जितने ऑडियो हैं नेट पे, जितने ओशो के प्रवचन हैं जहां पे ओशो शब्द आता है, वो सारे डिलीट कराने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ी संदेश जो ओशो का फैल रहा है नेट के और सब चीजों के माध्यम से, वो एक ही दिन में इरेज हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ही उनका प्रयास है। लेकिन यह प्रयास शुरू होता है ओशो की उस बात के साथ जब ओशो ने कहा था कि डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस। रीजन सिर्फ यह था कि अमेरिकन सरकार को जब किसी व्यक्ति, किसी विचार, किसी संस्था से आपत्ति हो जाती है
तो वो उसको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जैसे इराक को बर्बाद करना था तो उन्होंने पहले वहां कहा कि परमाणु बम है, परमाणु बम है, उस पर बम गिरा के बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई परमाणु बम कहीं मिला तो बता दो। गद्दाफी को इन्होंने पूरे देश को तबाह कर दिया, लेकिन वहां कुछ मिला हो तो बता दो। अमेरिका अपनी मनमौजी तरीके से पूरी दुनिया में अपने आप की हिटलरी चलाने को बढ़ चला है, और उसे यह कतई पसंद नहीं था कि एक अकेला आदमी अमेरिका के अंदर डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस शब्द कहे और उसे सम्मान मिले। वहां से ओशो कम्यून को बर्बाद करने की साजिश चली और उन्होंने लगभग बर्बाद कर ही दिया। आपको मालूम है कि ओशो कम्यून की पत्रिका में कभी आपको यह नहीं बताया गया कि ओशो जिस घर में रहते थे अमेरिका में, उस घर को डायनामाइट से उड़ा दिया गया था। कभी भी यह नहीं बताया गया, नहीं बताया गया। उसके पीछे कारण है। ओशो के काम को बर्बाद करने के लिए अमेरिकन सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। उनके जो भी जासूसी और सीबीआई पता नहीं क्या क्या होता है, जो उसकी वजह से वो ओशो के काम को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। और उनकी पॉलिसी दुनिया को पता है। वो व्यक्ति का नाम मिटाने के लिए सबसे पहले वो जगह मिटाते हैं जहां वो रहता हो। उसके बाद वो व्यक्ति की जहां कब्र बनी हो, उसको कब्र या समाधि जो भी कह लीजिए, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ओसामा के साथ किया, उन्होंने ऐसी जगह उसे दफनाया कि कोई ढूंढ भी ना सके कि वो कहां है। तो क्या समाधि बनाओगे, क्या कुछ करोगे? तो जिन जिन सिंबल्स के आधार पे कोई संगठन मजबूत होता है, कोई विचारधारा फैलती है, उस सिंबल्स को रोक देने का उनका प्लान था। लेकिन एक छोटी सी बात हो गई थी। ओशो ने एक ट्रस्ट बना ली थी, ओशो इंटरनेशनल करके, जो कि ट्रस्ट 21 लोगों की कमेटी चलाती थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय थे। तो सबसे पहले अमेरिका सरकार ने यह दबाव बना के, क्योंकि उसमें अमेरिकन अधिक थे, धीरे धीरे सभी भारतीयों को उसमें से निकाला गया। ट्रस्ट एक ऐसी चीज होती है जो बना दी जाती है तो कभी भी बंद नहीं होती। ट्रस्ट को सरेंडर करने का कोई उपाय नहीं है। सरेंडर करोगे तो सरकार उस डिपार्टमेंट को चलाएगी, ट्रस्ट बंद नहीं होती। वो चाहते तो सीधे सीधे ट्रस्ट बंद कर सकते थे, लेकिन सीधे सीधे ट्रस्ट बंद करने का मतलब होता कि भारत सरकार उसको संभालती, फिर जिस जिस चीज से उस ट्रस्ट को फायदा होता उनको बढ़ाती, जैसे कि उनकी किताब अच्छी करती, उनके ध्यान केंद्रों को बढ़ाती, उनके सन्यास को, उनकी माला को, उनकी पोशाक को बढ़ाती। तो इन्होंने इसका उल्टा किया। ऊपर अमेरिकन सरकार की तरफ से दबाव कह लीजिए, पैसे का लालच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस तरीके को करके इन्होंने इस ट्रस्ट में से सभी इंडियंस को निकाला। एक इंडियंस को रखना मजबूरी होता है वो ट्रस्ट के लॉ के तहत, तो इन्होंने उसमें साधना को अपने ट्रस्ट में रखा हुआ है। साधना जो ओशो टाइम्स की कभी को संपादक हुआ करती थी, फिर वो टाइम्स बंद कर दी गई और उसकी जगह यस ओशो आने लगी। अब वो उसकी संपादक हैं। अब जरा बताऊं आपको ये करते क्या हैं। सबसे पहले इन्होंने इंडियंस को निकाला। इंडियंस को निकाला तो उनमें से वो ग्रुप टूट के, जिसमें विनोद खन्ना, चैतन्य कीर्ति और ये सब पुराने लोग थे, इन्होंने टूट के एक ओशो वर्ड का निर्माण किया। ओशो वर्ड का जो निर्माण हुआ, वहां पे ये लोग बहुत कोशिश करा कि ओशो की विचारधारा को उसी आधारों पे चलाया जाए, और अपने तरीके से वो काम करते रहे। उधर पूना ने क्या किया, उस वक्त भी हुआ जब ओशो वर्ड बन रही थी, तो पूना ने ओशो के सारे ही चीजों को कॉपीराइट किया। कॉपीराइट करने के बाद कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उस समय अमेरिका में एक केस चला जहां पे अमेरिका की अदालत ने फैसला दिया कि ओशो एक संत हैं और संत की बातें कॉपीराइट नहीं हो सकती। संत समाज की प्रॉपर्टी होता है, संत की बातों को कॉपीराइट नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद इन्होंने कॉपीराइट नहीं कर पाए, तो आज तक हम लोगों को किताबें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन कुछ चीजें कॉपीराइट कर ली, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ सिंबल्स, कुछ चीजें कॉपीराइट थी, जिसके आधार पे अभी कुछ समय पहले नेट पे बहुत सारे वीडियोस हटाए गए, जिसमें से कुछ वीडियोस मेरे भी थे जिसमें ओशो के चित्रों को हमने उपयोग किया था, वो हटाए गए। चलो कोई बात नहीं, मुझे जो करना है मैं कर रहा था। उसके बाद
धीरे धीरे इन्होंने ओशो के काम को बर्बाद करने की कोशिश की। सबसे पहले ओशो जिस मंच पे बैठा करते थे उस मंच को तोड़ दिया था इन्होंने। तोड़ने पे बहुत से इंडियन सन्यासियों को पीड़ा हुई कि जिस पे हमारा गुरु प्रवचन देता था उसको तोड़ा क्यों गया, लेकिन इन्होंने बहाना कह के कि नहीं, ओशो की देशना थी, उसको तोड़ा जाना चाहिए और विस्तार होना चाहिए, तोड़ दिया। फिर तोड़ना ये समाधि भी चाहते थे, लेकिन उसके संबंध में बात थोड़ा ज्यादा बढ़ सकती थी, इसलिए उस समय समाधि नहीं तोड़ी। फिर धीरे धीरे इन्होंने ओशो कम्यून में से ओशो के पोस्टर हटाए। आज आप ओशो कम्यून जाएंगे तो ओशो का एक भी फोटो नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे इन्होंने वो पत्रिका जो ओशो टाइम्स निकलती थी, जिसकी रॉयल्टी ओशो कम्यून को जाती थी, वो पत्रिका बंद कर दी और वो रॉयल्टी अपनी एक अलग संस्था बना के एक ओशो यस ओशो करके निकालने लगे, ताकि उसकी कमाई भी देखिए खा रहे हैं ये, और काम भी कुछ ना किया जाए। तो ओशो की सबसे बड़ी देशना फैलाने की जिम्मेदारी जिस कम्यून को आती है, उस कम्यून ने पिछले 30 सालों में एक भी आयोजन कहीं शिविर का या किसी का नहीं किया। हां, वहां से शिविर संचालक जरूर कहीं भेजे जाते हैं, और वो भी भेजे नहीं जाते, वो भी एक दबाव है कि इसी तरीके की चीज करवाना है, वो उनके दिशा निर्देश में ही होता। धीरे धीरे इन्होंने वहां की माला हटा ली ओशो की, कि ओशो की माला हटाओ। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ओशो को हत्या की गई है। निश्चित ही इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और हुआ है। ओशो के विचार को तेजी से दबाने के लिए जितना भी प्रयास कर सकते थे, जिसमें एक्सट्रीम का प्रयास उनकी हत्या का भी था, वो इन लोगों ने कर डाला। और ये नहीं चाहते थे कि कहीं कोई काम फैले, वो रूप विस्तार पाए, जो रूप इतना ताकतवर है कि एक अकेला व्यक्ति कह सकता है डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस। अगर यही करोड़ों लोग कहने लगे डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस, अभी मैं बोल रहा हूं, और अभी 1000 लोग लिख के फोटो डाल के और ये कह दें कि डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस, तो सोचो ये बवाल हो जाएगा। तो उस एक आदमी को खत्म करने के लिए जो हजारों आदमी उठा सकते थे, इन्होंने एक तरीके से पूरे ओशो के संदेश को नष्ट करने का काम किया। अभी कॉपीराइट उसी का हिस्सा है, जो ओशो के नाम को कॉपीराइट किया गया, और एक संदेश पढ़ने में आता है कि ओशो इज एनलाइटेड नॉट ए प्रोडक्ट। ये बात 6 महीने पहले जब मैंने ओशो कुंभ की घोषणा की थी और साधना से बात की थी कि पत्रिका में हम विज्ञापन देना चाहते हैं, तो साधना ने पहले विज्ञापन की तारीफ की और बाद में कहा कि आप इसमें करना क्या चाहते हैं, हमें ये बताएं और आप हमसे आके मिलें। तो मैंने कहा था क्या जितने विज्ञापन आप निकलती हैं उन सब से आप मिलती हैं? तो मेरे पास पूरी बातचीत का हिस्सा है जिसमें साफ साधना बातचीत से भागती हुई दिख रही हैं। वो बातचीत करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उनका ये है आप मेरे पास आइए और बात कीजिए। तो मैं क्यों जाऊं आपके पास? ओशो का काम करना है, आप पत्रिका में नहीं निकालेंगे, मैं और करूंगा। ओशो कुंभ की देशना उठते ही कि जब पहली बार कम्यून से बाहर ओशो को लाया जा रहा है, पहली बार एक बड़ा आयोजन पब्लिकली किया जा रहा है, इन्होंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी कि इसको कैसे रोका जाए। इसके लिए ये परमिशन लेके आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुझे 15-20 दिन के अंदर एक नोटिस भिजवाएंगे जरूर कि आप किस बेस पे कर रहे हो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि ये काम मैं कंपनी के तहत कर रहा हूं और ये इसको कंपनी के तहत नाम के बीच अड़चन लाएंगे। आज मेरे वीडियो कहने का अर्थ ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि इन्होंने मुझे रोकने के लिए ओशो नाम का सहारा लिया, तो मैं आपको बता दूं कि मैं रजनीश कुंभ कराऊंगा। मेरी तैयारी है, मैं रजनीश कुंभ कराऊंगा। फिर अगर रजनीश नाम का भी इन्होंने सहारा लिया इस तरीके से ट्रेडमार्क पे, तो मैं रजनीश चंद्र मोहन कुंभ कराऊंगा। अगर उस नाम को भी इन्होंने रोका तो मैं संभोग से समाधि और वाले बाबा का कुंभ करके कराऊंगा, लेकिन मैं कुंभ कराऊंगा। मुझे हर तरीके से शोषित करने के प्रयास चल रहे हैं, कोई भी आके देख सकता है। मैं इसको पब्लिकली नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे कुछ मैटर्स हैं जिनको मैं पब्लिक एकदम नहीं लगाऊंगा, बात कह रहा हूं। कोई भी चाहे देख सकता है। मुझे ऐसे मेल आते हैं जिसमें मुझे जान से मारने की धमकियां, पैसे दे देने का लालच, यहां तक कि इस तरीके का डर बनाया जाता है कि आपके सारे हम अकाउंट से पैसा उड़ा लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, आपको केसों में फंसवा देंगे। और आप सब देखते हो क्या क्या हरकतें शुरू हो चुकी हैं।
मैं आपसे कहता हूं, मुझ पे कोई भी आरोपण लगे, मुझ पे कोई भी एक्शन हो, किसी भी तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश की जाए, तो आप डरना नहीं। अगर मैं नहीं हूं तो आप सब पहुंचना वहां पे, आप सब जाके उस संदेश को बढ़ाना। वो संदेश मेरा संदेश नहीं है, वो संदेश तुम्हारा संदेश है, ध्यान का संदेश है, प्रेम का संदेश है। निश्चित ही कुछ लोग इस कुंभ के नाम पे संदेह उठाते हैं कि ओशो ने कहा था कि कुंभ नहीं करना चाहिए। ओशो को क्या पता था कि 30 साल बाद एक शशांक आएगा और कुंभ करेगा, उस कुंभ को नहीं करना चाहिए? यदि ऐसा था तो मैं उनको प्रणाम करूंगा कि उन्होंने मुझे 30 साल पहले देख लिया था। और यदि ऐसा नहीं था तो समझो वो क्या कह रहे थे। वो उस सड़ी गड़ी व्यवस्था के खिलाफ थे जो कुंभ की होती है। मैं ऋषिकेश में आपको नहीं बुला रहा हूं कि दिसंबर और जनवरी की ठंड में आपको मैं गंगा में नहला के कोई मोक्ष का रास्ता खोल रहा हूं, बल्कि इस समय आपको वहां बुला के आनंद की एक देशना फैलाने का काम कर रहा हूं। तो जिन्होंने लिखा है नो नीड ओशो कुंभ, वो सुन ले कि ओशो कुंभ की ही जरूरत है। बहुत हो चुका ध्यान और सब। ओशो को इतना मॉडर्नाइज बनाने की जरूरत है कि हर जगह फैले। और जिन्होंने ये लिखा कि ओशो एक प्रोडक्ट नहीं है, ओशो एक बुद्ध पुरुष है, वो लोग ये बताएं कि बुद्ध पुरुष का क्या ट्रेडमार्क होता है? ट्रेडमार्क तो एक प्रोडक्ट का होता है ना। आपका ट्रेडमार्क करना यह बताता है कि आपकी नजर में ओशो एक प्रोडक्ट है और आपको प्रॉब्लम है कि वो प्रोडक्ट कोई और ना बेचे, सिर्फ आप बेचो। आपके धंधे पे चोट होती है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे धंधे पे चोट होनी चाहिए क्योंकि तुम दुकानदारी अच्छे से नहीं कर रहे। अरे लगाओ मुझ पे इल्जाम, तुम इल्जाम लगा लो दुकानदारी का, लेकिन मैं दुकानदारी अच्छी करके दिखाऊंगा। ध्यानी को ध्यान मिले, प्रेमी को प्रेम मिले, एक घर से निकले बच्चे को आश्रम का सहारा मिले, एक आश्रम को ऐसी व्यवस्था मिले। मैं इन सब चीजों के लिए काम करूंगा जिससे हर व्यक्ति उस तल पे खुल पाए। मैं अगर लिखूंगा कि मेरे यहां मोबाइल बिकता है तो मोबाइल ही मिलेगा। मैं जिस चीज के आपसे पैसे लूंगा उसी को लिखूंगा। मैं आपसे यह नहीं लिखूंगा आपको मोक्ष मिलेगा और आपसे पैसे ऐसे लूं जैसे बिजनेस हो रहा है। मैं साफ कह रहा हूं कार्निवल हो रहा है, यहां कार्निवल में आओ। कार्निवल का उत्सव है, उसमें फैलाओ। हां, मैं ध्यान की बात करता हूं। मैं ध्यान में जो आना चाहते हैं उनकी जो दिक्कत है उसके हिसाब से पेमेंट लेता हूं और लोग देते हैं, और वही कारण है कि आज कुंभ होता है। लेकिन मैंने किसी से एनलाइटमेंट का वादा नहीं किया। जो लोग ओशो को एक एनलाइटेड प्रोडक्ट करके अपनी दुकानदारी चलाते हैं, वो मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि उनके यहां कितने ग्राहक ऐसे आए जिन्होंने एनलाइटमेंट के नाम पे पैसा दिया और वो एनलाइटेड हो गए। मैंने किसी से भी एनलाइटमेंट के नाम पे कभी कुछ नहीं लिया। मैंने एनलाइटमेंट की बात ही नहीं की। मैं वर्तमान में जीने की कला की बात करता हूं और उसके लिए भी मैं नहीं कहता कि मैं तुम्हें कोई प्रयोग से गुजारूंगा और तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे। मैं कहता हूं आओ मेरी संगत में रहो, छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं बताऊंगा, अगर उपयोग कर पाओ वो तुम्हारा काम, ना कर पाओ तुम्हारा काम। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं, एक ईमानदार बिजनेसमैन हूं जो कहता है उसको फॉलो करता है। मैं तुम्हारी तरह बिजनेसमैन नहीं हूं जो बुद्धत्व का बिजनेस करते हैं। तो आज सुनो मेरी बात, तुम हो बिजनेसमैन और गंदे बिजनेसमैन हो जिन्होंने ओशो को ट्रेडमार्क भी दिया है और कहते हैं कि ओशो को ट्रेडमार्क हमने उनके कहे पे बनाया। ओशो ने यह भी तो कहा था कि मेरी देशना में पूरी पृथ्वी को लाल रंग से रंग देना। तुमने लाल रंग फैलाया? कहां फैलाया? मुझे दिखा दो। मुझे 5000 आदमी की एक संख्या दिखाओ जो लाल रंग से रंगी हो। तुम नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मतलब की बातें पकड़ते हो, ओशो की बातें मत पकड़ो। ओशो की देशना, ओशो की किताबों को पढ़ पढ़ के उनमें से चुन चुन के नहीं दी जा सकती। ओशो की देशना देनी हो तो सन्यासी को ओशो को खुद पूरा पीना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध-बुध गवा बैठी। मैं अपनी सुध-बुध से, अपने जीवन के साथ, अपनी समझ के साथ वर्तमान के समय में कैसा जगत को जरूरत है उसको कहते हुए और करते हुए अपने जीवन को खुल के प्रकट कर रहा हूं। तुम्हारे जितने सन्यासी हैं जो टॉप पे बैठे हैं, कह दो कि इनके प्रेम संबंध नहीं है, लेकिन बता दें ये कि आज तक एक भी पोस्ट डाली हो अपनी प्रेमिका के बारे में कि ये है मेरी प्रेमिका, ये है मेरा प्रेमी। ये है कायर, ये है डरपोक।
ये छुपाते हैं ताकि हर जगह वन नाइट स्टैंड का इनका सहारा मिल सके। मैं बताता हूं, निश्चित ही वन नाइट स्टैंड के लिए भी तैयार होता हूं, लेकिन वो मेरी मौज है, वो किसी को धोखा दे के नहीं है। मैं इतनी हिम्मत के साथ जो खड़ा हूं, ओशो रोम रोम में है मेरे, इसीलिए वो रोम रोम की मौज में कभी ध्यान पे बोल पड़ता हूं, कभी प्रेम पे, कभी राजनीति के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं, कभी व्यवस्था के खिलाफ, कभी बच्चों के साथ हंस के गुब्बारे उड़ा लेता हूं, तो कभी स्त्रियों को बाहें में बाहें डाल के प्रेम के गीत गा लेता हूं। वो मेरे रंग रंग में हैं। मैंने उनका एक रंग नहीं, उनका सब रंग समाया। वो रंग भी समाया जिस रंग में वो उन सन्यासियों को भी जलील करने से नहीं पीछे हटते थे जो सन्यासी उनको भगवान मानने आते थे। कभी कभी मैं भी ऐसा कर देता हूं, तुम मुझे प्रेम नमन भेजते हो और मैं गाली दे देता हूं। स्पॉन्टेनियस होना ओशो का संदेश है, प्रेम और ध्यान उनका संदेश है, लेकिन प्रेम और ध्यान से किस तरीके की ध्वनि निकलेगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे प्रेम से जैसे ओशो बह सकते हैं बह रहे हैं, तुम्हारे से जैसे रोके जा सकते हैं तुम रोक रहे हो। मैं यहां पे कहता हूं वो अपना काम करें, मैं ये नहीं कहता कि वो ओशो का नाम हटाएंगे और मैं जिद करूंगा ओशो का। अरे मैं रजनीश नाम से कर लूंगा। बहुत नाम ओशो के पुकारे गए, यूं ही नहीं प्रेमियों के बहुत नाम हो जाते हैं, इसीलिए होते हैं कि कोई उन्हें कॉपीराइट ना कर ले। कहा होगा किसी वक्त किसी ने, ओशो ने छोटी सी देशना के तहत कि कॉपीराइट होना चाहिए, उन्होंने वो सिर्फ कालम पकड़ लिया। और जब कहा था कि मेरा अखबार इतना सस्ता निकलना चाहिए, मेरी पत्रिका इतनी सस्ती निकलनी चाहिए कि पूरी दुनिया तक पहुंचे, हो सके कम से कम पैसों में निकालो, ये नहीं सुना था। ये नहीं सुना था कि ओशो कहते थे मेरा काम बिल्कुल मॉडर्न तरीके से होने चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं, सन 2000 में मैं पहला इंसान था जिसने ओशो की देशना के ऑडियो, जो कि एक ऑडियो उस समय 70 और 80 रुपए का मिलता था, उस ऑडियो को कन्वर्ट करके सीडी में मैंने बनाया था। और तब इतनी महंगी बनी थी कि बिकी भी नहीं थी, क्योंकि इतने ऑडियो प्लेयर्स सीडी के होते नहीं थे। तो वो पहला व्यक्ति मैं था, मुझे बैन कर दिया था। मैं शिविर में लगाने जाता था तो चंडीगढ़ में एक लड़का गया था मां नीलम के शिविर में लगाने, उसको शिविर से निकाल दिया था। इन्होंने ही कहा था कि कॉपीराइट ओशो का है और तुम कैसे लगाने चले आए। फिर यही मां नीलम थी जो बाद में लड़ी थी पूना कम्यून से, जब खुद निकाली गई थी, कॉपीराइट के लिए लड़ी थी। कैसे कैसे दोहरे मापदंड हैं। मेरे मापदंड ऐसे नहीं हैं। मैं किसी तरीके की बात पे कॉपीराइट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप ओशो कुंभ में ओशो के जिस तरीके के संदेश को जिए हो उसको देने आओ, हम आपके सारे कलर्स की व्यवस्था करते हैं। ओशो कुंभ, सच कहें तो अगर हम बिल्कुल सीधी सच्ची बात कहें, ना मेरा है ना तेरा है, और यह भी फिलॉसफी और कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करना होगा कि यह ओशो का है। सच कहें तो ओशो कुंभ वर्तमान की मांग है। सच कहें तो ओशो कुंभ एक तपती धूप में एक वृक्ष की छांव है जिसमें लोगों को एक नई दिशा की ओर जाने का मौका मिलेगा। ओशो कुंभ एक अवसर है जहां से समाज के सामने एक नया चिंतन खड़ा हो पाएगा कि किस तरीके की मनुष्यता होनी चाहिए। ओशो कुंभ एक अवसर है कि हो सकता है वहां पे एक साधारण सा व्यक्ति किसी को परमात्मा होने का मार्ग बता दे। हो सकता है वहां साधारण सा इंसान किसी को झूठा बुद्धत्व घट गया है उसकी याद दिला दे कि तुम कहां चक्कर में पड़े, अभी कुछ भी नहीं हुआ। ओशो कुंभ एक अवसर है वर्तमान में एक नए मनुष्य की ओर बढ़ने का। तो इसलिए जिसको जैसा जोर लगाना हो लगाएं, वो कॉपीराइट करके आनंदित हो तो हो लें, जिनको कॉपीराइट अच्छा लगता हो। मैं उनसे कहूंगा कि ओशो कुंभ को, ओशो सिर्फ नाम को कॉपीराइट क्यों करना, ओशो की हर बात को कॉपीराइट करो। और तुम्हें डर है कि इसका बिजनेस ना बन जाएगा तो सबसे पहले अपना बिजनेस बंद करो। ओशो आश्रम के दरवाजे खोल दो सबके लिए, बिना पैसे के आने दो। ओशो आश्रम को तुम बिल्कुल जगह जगह जो तुमने पैसे लगा रखे हैं वो सब बंद कर दो।
मैं तुमसे कहूंगा तुम बिल्कुल सही काम कर रहे। अब तुमने ओशो को एक प्रोडक्ट नहीं माना है, अब तुमने ओशो को बुद्धत्व माना है। और बाहर गेट पे एक आदमी खड़ा कर दो जो पक्का कर ले कि इनलाइटमेंट के लिए ही अंदर जा रहे हैं, कोई की नहीं जा रहे हैं। ओशो अगर प्रोडक्ट हैं और पूना कहता है कि उसने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, तो मुझे यह बता दे कि ओशो मानसून फेस्टिवल क्या है, ओशो मानसून फेस्टिवल कौन सी ध्यान की विधि का आविष्कार है कि इन्हें ओशो कुंभ से अड़चन है। ओशो मानसून फेस्टिवल में कितने प्यार की, कितनी गहरी विधियों की चर्चा होती, मुझे बता दें, और तब ये कहेंगे ओशो जो मानसून फेस्टिवल है वो आनंद का सूचक है, जहां पे सन्यासी आके आनंद के गीत गाते हैं। तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि यहां निकम्मे आके गीत गाएंगे, यहां भी सन्यासी आके गीत गाएं। हम तो पूरे ऋषिकेश में गीत गाने का अवसर दे रहे हैं। तुम्हारे आश्रम में तो फिर भी बाहर जांच होती तब प्रवेश किया जाता है। हम तो उस चीज को कह रहे हैं कि जहां हर व्यक्ति आए और बहुत सरलता के साथ अपने संदेश को देके जाए। मैरून कलर का सम्मान हो जहां सड़कों पे, जहां पे सन्यासी में एक गरिमा आए। ओशो कुंभ ऐसा होने जा रहा है। अब ये बार बार कहता हूं और जितनी बार कहता हूं उतनी बार वो और प्रयास करेंगे, और इसीलिए कह रहा हूं कि तुम और प्रयास करो। ओशो कुंभ इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम्हें और क्या प्रयास करोगे। तुम मुझे लोगों को मारने भेजो, तुम मेरे ऊपर झूठे आरोपण लगवाओ, तुम जो कर सकते हो करो, और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब ये सपना मेरा फैल चुका है। ओशो का सपना मेरी पूंछ में आग की तरह लगा था और मैंने वो सपना लंका को आग लगा के सब में फैला दिया। तो बस ये समझो कि अब ये सपना बहुतों के अंदर पल गया है भाई, अब नहीं रुकता। अब तो एक शशांक नहीं बचा, बहुत शशांक हो गए हैं। इतने सारे शशांकों के पीछे कहां तक पड़ोगे, और उनसे भी 10-10 शशांक जन्मेंगे हर एक से। अब ये कहानी बढ़ चुकी, अब ये तुम्हारे रुकने की नहीं है। इसलिए अमेरिका लौटो, कम्यून ना चलाया जाता हो, मुझे सौंप दो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कम्यून मुझे सौंप दो, मैं आने वाले सभी साधक को वहां पे फ्री में रहने खाने की व्यवस्था कराने को तैयार हूं। तुमसे नहीं चलाया जा रहा, तुम दान करने की सोच रहे हो कि किसी ट्रस्ट को दे दें, वो बहानेबाजी है। सच बात तुम बेचना चाहते हो, और मैं तुमसे कह दूं कि तुम मुझे दे दो और मैं चला के दिखाऊंगा। और आप में से जितने लोग राजी हों वो ये बताएं कि अगर कम्यून ये दे देते हैं इस तरीके से चलाने के लिए, तो क्या आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा कम्यून को नहीं दे सकते, कि जहां पे साधक को जाके अपने गीत गाने का मौका मिले और रोज जो है 2-3 हजार रुपए खर्चा ना करने पड़े। आप सोच के देखना मैं क्या कह रहा हूं, और कम्यून को कह रहा हूं तुमसे काम नहीं हो रहा, तुम चुप बैठ जाओ, मैं काम करके दिखाऊंगा। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। या तुम्हें जो कॉपीराइट के मैटर में तुम्हें कोर्ट केस में मजा आ रहा तुम करो, मैं अपना जो हूं आनंद के गीत गा रहा हूं, तुम कोर्ट केस का नोटिस भिजवाओ, मैं नोटिस के सिग्नेचर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज इतना ही। दिवाली से पहले ये पटाखा इसलिए फोड़ा है कि कल दिवाली पे जब पटाखा फूट जाए और परसों नरसों 2 दिन तुम्हारे पास सुकून के हों, तो इस मैसेज को जितने लोगों तक पहुंचाना, ये प्रचार होगा उस देशना का जिस देशना के खिलाफ जो है लोग लगे पड़े हैं, उन तक पहुंचाने का। ये समर्थन की आवाज है। आई सपोर्ट ओशो कुंभ की आवाज है। ये आवाज है एक गुरु की, देशना की, जो उसने बड़े प्रेम पूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए हमें दी थी। तो हमें ओशो की देशना को तुम बांधना छोड़ो। हर सन्यासी के पास लैपटॉप में और सब जगह बहुत सारे ओशो के प्रवचन हैं। तुम ओशो के नाम से उन्हें नहीं पढ़ने दोगे और नाम से लोग डालेंगे। तो मित्रों लग जाओ, जितने लोगों तक पहुंचा सको बात पहुंचाओ। ये लोग अपनी बदतमीजी दिखाए बाज नहीं आएंगे। अमेरिकन सरकार को भी कहता हूं, डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस। डेफिनेटली मैं कहता हूं डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस, वहां केवल कुत्ते रहते हैं। और मैं बार बार कहता हूं इस चीज को। अब इसे जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ के दिखाए। आज इतना ही।